इस वीडियो में हम द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेजेंडरी राइटर J.R.R. टोकिन की बनाई फिक्शनल यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वीडियो में Amazon प्राइम पर आने वाले प्रीक्वेल शो से रिलेटेड माइनर स्पॉयलर्स होंगे, बट डोंट वरी, हमारा मैक्सिमम फोकस टोकिन यूनिवर्स के बेसिक्स पर होगा। ये फिक्शनल यूनिवर्स हमारी दुनिया के काफी रिलीजियस किस्से कहानियों से इंस्पायर्ड है, यानी अच्छाई और बुराई की लड़ाई। इस यूनिवर्स का मेन गॉड का नाम है eru Iluvatar, जो अपने आइनूर के साथ टाइमलेस हॉल्स में रहता है। टाइमलेस हॉल्स यानी इस यूनिवर्स का हेवन, और आइनूर यानी एंजल्स या थोड़े लो लेवल के गॉड्स। eru ने बस एक ही झटके में सारी यूनिवर्स बना दी। एडा इसी यूनिवर्स के एक प्लैनेट का नाम है, जहां हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सारी स्टोरी चली थी। एडा पर भी बस कुछ सिलेक्टेड एरिया ही जीने के काबिल था, और इसी में से एक हैबिटेबल कॉन्टिनेंट का नाम है मिडल अर्थ या एंडोर। तो eru ने यूनिवर्स बनाई, यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट आडा बनाया, और प्लैनेट में मिडल अर्थ कॉन्टिनेंट। टोकिन यूनिवर्स के सारे स्पीसीज इस मिडल अर्थ में ही रहा करते थे। एडा को बनाने के बाद eru ने कुछ आइनूर को मिडल अर्थ भेज दिया, जहां आइनूर ने eru के सिखाए मैजिकल म्यूजिक को बजाकर दुनिया बसाई। आइनूर के ग्रुप में भी दो टाइप के होली स्पिरिट्स थे, एक वेलार और दूसरे मायार। वेलार मायार से थोड़ा ज्यादा पावरफुल थे। मिडल अर्थ में रहने वाले कुछ स्पीसीज वेलार को गॉड्स की तरह मानते थे, गॉड्स लेकिन eru से कम पावरफुल। मायार यानी सिंपल भाषा में समझ लो विजर्ड्स, जिन्हें वेलार की मदद करने के लिए बनाया गया था। गैंडाल्फ भी एक मायार ही है, इसीलिए वो मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो गया। आइनूर स्पिरिचुअल क्रिएचर्स हैं, जो मिडल अर्थ के साथ इंटरैक्ट करने फिजिकल बॉडीज बना लेते थे। अब गैंडाल्फ द ग्रे फिर से जिंदा होने के बाद गैंडाल्फ द वाइट कैसे हो गया, उसकी अलग लंबी कहानी है। वेलार ने मायार्स को मिडल अर्थ संभालने स्पेसिफिक काम दिए थे। गैंडाल्फ द ग्रे का पहला काम था मिडल अर्थ पर रहने वालों की मदद करना। गैंडाल्फ द वाइट बनने के बाद इसकी ड्यूटी चेंज हो गई, और वो सीधा बुराई से लड़ने वाला विजर्ड बन गया। अगेन इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो eru ने आडा को बनाया, और बाद में वेलार ने मायार की मदद से उसमें फाइनल टचअप्स ऐड किए। लेकिन ऑब्वियसली सारे ही गॉड्स eru के इस ऑर्डर से खुश नहीं थे। मेलकोर नामी एक वेलार ने बगावत कर दी और ठान लिया कि वो मिडल अर्थ पर रहने वालों को कभी खुशी से रहने नहीं देगा। मेलकोर eru के खिलाफ जाकर मिडल अर्थ वासियों को भड़काने का काम करेगा, यानी मेलकोर हुआ टोकिन यूनिवर्स का डेविल या शैतान, ऐसा फॉलन गॉड या एंजल जो बाद में ऑलमाइटी के खिलाफ हो गया। वेलार को मिडल अर्थ पर रहने के लिए रोशनी की जरूरत थी, तो उनमें से एक आउले नामी वेलार ने 2 लैम्प्स बनाए। 2 लैम्प्स यानी बेसिकली इस यूनिवर्स के सूरज और चांद। लेकिन बाद में मेलकोर ने इन 2 लैम्प्स को भी तबाह कर दिया। लैम्प्स के तबाह होते ही मिडल अर्थ पर तूफान आने लगे। सारे वेलार मिडल अर्थ से भागकर समुद्र के उस पार एमन नामी आइलैंड बनाकर रहने लगे। समंदर के एक साइड मिडल अर्थ और दूसरी साइड एमान पर जाकर वेलार ने अपने लिए वैलिनोर किंगडम बनाया। यहाँ रोशनी की जरूरत को पूरा करने वेलार ने 2 ट्रीज बनाए। लेकिन कुछ टाइम बाद मेलकोर ने इन 2 ट्रीज को भी तबाह कर दिया। फिर इन 2 ट्रीज से निकली एनर्जी ने आसमान में जाकर सन और मून का शेप ले लिया। मेलकोर एके मॉर्गोथ eru के बाद यहाँ का सबसे पावरफुल गॉड था, यानी इस यूनिवर्स का पहला डार्क लॉर्ड। फर्स्ट एज के दौरान मॉर्गोथ ने मिडल अर्थ में जबरदस्त दहशत फैलाई थी, लेकिन बाद में वेलार ने एल्व्स और मेन के साथ मिलकर मॉर्गोथ के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। इस जंग को वॉर ऑफ द रैथ का नाम मिला, जिसमें मॉर्गोथ हार गया। लड़ाई में हारते ही मॉर्गोथ को हमेशा हमेशा के लिए वॉइड में कैद कर दिया गया। वॉइड यानी समझ लो एक तरह का सुनसान पॉकेट डायमेंशन। बहुत सारे रिलीजियस किस्से कहानियों की तरह इनका भी मानना था कि एक दिन मॉर्गोथ जरूर वापस आएगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज का मेन विलन साउरॉन भी पहले मॉर्गोथ के लिए काम करता था। साउरॉन उसका सबसे वफादार लिeutenant था। बट साउरॉन के डिटेल में जाने से पहले मिडल अर्थ के बाकी स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत में एल्व्स और मेन इस कॉन्टिनेंट के मेन स्पीसीज थे, इसीलिए इन्हें चिल्ड्रन ऑफ इल्यूविटार भी कहा जाता है। एल्व्स खुद को क्वेंडी बुलाते थे। ये क्वेंडी हुंडी सी गोरी चिट्टी प्रजाति मिडल अर्थ की सबसे पुरानी रेस है, द एल्डर रेस। वेलार कुछ एल्व्स को अपने साथ एमान में बसे वैलिनोर आइलैंड पर ले गए, जहां इन एल्व्स को आइनूर ने ट्रेन किया। बाद में थोड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद कुछ एल्व्स वापस मिडल अर्थ चले गए। इनकी उम्र काफी स्लो बढ़ती है। प्रैक्टिकली ये लोग अमर हैं। जब तक कोई इन्हें मार नहीं देता, ये नहीं मरने वाले।
फिर आते हैं मेन ह्यूमंस या न्यूमेनोर किंगडम में रहने वाले न्यूमेनोरियंस। लड़ाई के बाद मेन से खुश होकर वेलर ने इन्हें प्राइवेट आइलैंड बनाकर दे दिया। ये न्यूमेनोर आइलैंड मिडिल अर्थ और एमएन के बीच में बना था। ये लोग एल्व्स की तरह अमर तो नहीं थे, बट इनकी लाइफ स्पैन हमारे से 2-3 गुना ज्यादा लंबी थी। लेकिन ह्यूमंस बीइंग ह्यूमंस, कुछ साल न्यूमेनोर पर बिताने के बाद ही पावर और इमोर्टैलिटी की लालच ने इन्हें करप्ट कर दिया। अमर होने के चक्कर में मेन ने सीधा वेलर पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद eru ने न्यूमेनोर आइलैंड को डुबा दिया। फिर अकल ठिकाने आते ही बचे कुछ ह्यूमंस मिडिल अर्थ पर आकर बस गए। माना कि एल्व्स और मेन मिडिल अर्थ की सबसे पुरानी प्रजाति है, लेकिन टोकिन का मेन फोकस तो हमेशा हॉबिट्स पर ही था। हॉबिट्स की ओरिजिन स्टोरी किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि यह प्रजाति आई कहां से। कुछ लोगों का मानना था कि हॉबिट्स ह्यूमंस का म्यूटेटेड वर्जन है, इसीलिए शायद इन्हें हाफलिंग भी बुलाया जाता था। हॉबिट्स मिडिल अर्थ के नॉर्थ में खुशहाल जिंदगी बिताते थे, लेकिन थर्ड एज के खत्म होते होते वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ माइग्रेट होने लगे। गोलुम या स्मीगल भी वन रिंग के चपेट में आने से पहले एक हॉबिट ही था। हॉबिट्स के बाद लोर में सबसे ज्यादा दिखने वाली प्रजाति है डॉर्स। डॉर्स को गॉड ऑफ इन्वेंशंस आउले ने इल्यूविटार की मदद से बनाया था। पूरे यूनिवर्स में सिर्फ eru इल्यूविटार ही नई लाइफ स्पीसीज बना सकता है, इसीलिए डॉर्स में जान फूकने आउले को eru की मदद लेनी पड़ी। यस, वही आउले जिसने 2 लैम्प्स बनाए थे। आउले की तरह ही डॉर्स के पास भी कमाल के क्राफ्ट्समैन स्किल थे। तो ये हो गए कहानी के गुड गाइज। अब बात करते हैं स्टोरी के बैड गाइज की, यानी ऑर्क्स। मेल्कॉर कुछ एल्व्स को किडनैप करके अपने साथ ले गया था। फिर उन्हें लगातार टॉर्चर करके और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके मेल्कॉर ने उन एल्व्स को ऑर्क्स में बदल दिया। यानी ऑर्क्स ओरिजिनली एल्व्स ही थे। मेल्कॉर को एल्व्स से इतनी नफरत थी कि उसने अपनी डार्क आर्मी में करप्टेड एल्व्स को ही भर्ती कर दिया। आज जाके अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टाइप के दिखने वाले ऑर्क्स मिलते थे। ऑर्क्स की तरह ही ट्रोल्स भी मेल्कॉर के लिए लड़ने वाले बुरे लोग थे, लेकिन ट्रोल्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इन पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो पत्थर बन जाते थे। फिर आते हैं रेट्स, यानी स्पिरिचुअल ज़ॉम्बीज। रेट्स ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। डार्क मैजिक के करप्शन की वजह से इनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए डार्क लॉर्ड के गुलाम बनकर रह गए। रेत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है रिंग रेट्स, नाज़गुल या फिर ब्लैक राइडर्स। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। टोकिन के बनाए यूनिवर्स में ऐसे और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं। ड्रैगन्स, स्पिरिचुअल ईगल्स, जायंट्स, जायंट ट्रीज या फिर एंट्स, जायंट स्पाइडर्स, रैग्स, वेयरवुल्व्स, ओथ ब्रेकर्स। एक एक स्पीसीज और लोकेशन के डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो कभी नहीं खत्म होने वाला। एंट्स को आप थोड़ा पट्टी पढ़ाकर सवारी के लिए यूज कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअल ईगल्स अपने मर्जी के मालिक हैं। हाँ, ये एकदम जरूरत पड़ने पर लड़ाई में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे, बट उसके बाद टाटा बाय बाय। क्योंकि अगर टोकिन ने इन्हें पालतू बना दिया होता तो फ्रोडो का एडवेंचर शायद बस कुछ दिनों में ही खत्म हो जाता। बाय द वे, बैलरोग्स भी पहले मायार ही थे जिन्हें मेल्कॉर ने करप्ट करके अपना गुलाम बना लिया। ओके, तो अब फाइनली बात करते हैं साउरॉन और उसके रिंग्स ऑफ पावर के बारे में। मैंने जानबूझकर यह पार्ट वीडियो के एकदम एंड में रखा है क्योंकि अमेज़न प्राइम पर आने वाली सीरीज शायद इसी स्टोरी लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। गैंडाल्फ की तरह साउरॉन भी एक माया था, यानी वेलार को सपोर्ट करने वाला विजर्ड। बट अच्छाई की बजाय इसने मेल्कॉर या मॉर्गोथ का साथ चुना। जैसा कि मैंने बताया था, साउरॉन मॉर्गोथ का बेस्ट लिeutenant था। आगे वाला पार्ट अमेज़न प्राइम सीरीज के लिए ह्यूज स्पॉयलर्स दे सकता है। तो अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन से खुश हो और सीरीज को एकदम फ्रेशली एंजॉय करना है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। अगर आपको सीरीज और भी ज्यादा अच्छे से समझनी है तो कंटिन्यू। मॉर्गोथ की आर्मी ज्वाइन करने से पहले साउरॉन आउले का होनहार स्टूडेंट था, यानी साउरॉन के पास भी जबरदस्त क्राफ्ट्समैनशिप स्किल्स थे। मॉर्गोथ के एग्जाइल के बाद साउरॉन ने उसकी जगह ले ली और अब ये मिडिल अर्थ पर कहर बरसाने वाला दूसरा डार्क लॉर्ड बना। साउरॉन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। वो समझ गया कि अगर मिडिल अर्थ पर कब्जा करना है तो सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा, थोड़े दिमागी पैतरे भी लगाने होंगे, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। साउरॉन ने कैलिब्रिम्बोर नामी एक एल्वन स्मिथ को अपने झांसे में ले लिया। फिर साउरॉन ने इसके साथ अपने क्राफ्ट्समैन स्किल शेयर करके उससे 19 मैजिकल रिंग्स बनवाए। इन्हीं मैजिकल रिंग्स को रिंग्स ऑफ पावर कहा जाता है। 3 रिंग्स एल्व्स के लिए, 7 रिंग डॉर्स के लिए और 9 रिंग्स ह्यूमंस के लिए। बट कैलिब्रिम्बोर को शुरू में यह नहीं पता था कि साउरॉन ने सीक्रेटली एक और मास्टर रिंग बनाई थी, 1 रिंग टू रूल देम ऑल।
यानी उस मास्टर रिंग का मालिक बाकी 19 रिंग पहनने वालों को कंट्रोल कर सकता था। साउरॉन इन रिंग्स ऑफ पावर को मिडिल अर्थ के पावरफुल लोगों में बांटकर हर एक रेस के मेन लीडर को अपना गुलाम बनाना चाहता था। 19 में से 16 रिंग्स बनाते वक्त साउरॉन कैलिब्रिम्बोर के साथ था, लेकिन एल्व्स वाले 3 पावरफुल रिंग्स कैलिब्रिम्बोर ने अकेले में बनाए थे। साउरॉन का प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया था, लेकिन जल्द ही कैलिब्रिम्बोर और बाकी के एल्व्स को 1 रिंग की भनक लग गई। वो समझ गए कि बाकी के सारे लेस पावरफुल मैजिकल रिंग्स किसी एक मास्टर रिंग के साथ लिंक थे। एल्व्स ने फौरन उनके 3 रिंग्स निकालकर साउरॉन की पहुंच से दूर छुपा दिए। एल्व्स को फंसाने का प्लान फेल होते ही साउरॉन डॉर्स और मैन के पास चला गया। साउरॉन की बनाई हर एक मैजिकल रिंग में स्पेशल पावर्स थे। इसी पावर का लालच देकर साउरॉन इन्हें फंसाने वाला था। साउरॉन ने 7 रिंग्स डॉर्स को दिए और 9 रिंग ह्यूमंस या मैन को दिए। रिंग्स ऑफ पावर के मिलते ही सारे 9 के 9 मैन फौरन साउरॉन के कंट्रोल में आ गए। ये मैन इतने ज्यादा करप्टेड थे कि पावर और लंबी उम्र की लालच ने इन्हें रेत में बदल दिया। ये सारे अपनी कॉन्शियसनेस खोकर डार्क लॉर्ड के इशारे पर नाचने वाले पपेट्स बन गए। धीरे धीरे इनकी फिजिकल बॉडी का वजूद भी मिट गया और इनकी आत्मा पूरी तरह से नाज़गुल या रिंग रेट्स में बदल गई। यस, वो ब्लैक राइडर्स या रिंग रेट्स 9 रिंग्स पहनने वाले मैन ही हैं। मैन तो फौरन साउरॉन के कंट्रोल में आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली साउरॉन के लिए अनफॉर्चुनेटली डॉर्स इसके आगे बिल्कुल नहीं झुके। उन 7 रिंग्स ऑफ पावर की मदद से डॉर्स का किंगडम काफी पैसे वाला बन गया, बट क्योंकि ये रिंग्स डार्क मैजिक से बने थे, जल्द ही सारे डॉर्स के अंदर खजाने को लेकर लालच बढ़ने लगा। सेकेंड एज के अंत में ह्यूमंस और एल्व्स ने साथ मिलकर साउरॉन को भी हरा दिया। इसी लड़ाई में मैन के किंग एसल्डर ने साउरॉन के हाथ से 1 रिंग को काट दिया और आगे चल के वो रिंग बिल्बो बैगिंस को मिली। चलिए अब फटाफट टोकन यूनिवर्स की एजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट एज की शुरुआत हुई एल्व्स के जन्म से और इसका अंत हुआ मॉर्गोथ के हारने के बाद। सेकेंड एज मॉर्गोथ के वॉइड में कैद होने से लेकर साउरॉन की हार तक चला। थर्ड एज साउरॉन की हार से लेकर वॉर ऑफ द रिंग्स तक चला, यानी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक्चुअल टाइमलाइन। वॉर ऑफ द रिंग्स के फौरन बाद ही फोर्थ एज की शुरुआत हुई। इस एज को एज ऑफ मेन भी कहा जाता है, क्योंकि तब तक धीरे धीरे मेन आधा के डोमिनेंट स्पीसीज बन गए थे। ओके, अब इसके और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। मुझे लगता है कि Amazon प्राइम पर आने वाली सीरीज देखने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।